मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अब हम सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में जान रहे हैं कि सरकार के कितने अंग हैं और किस किस के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। कल हमने व्यवस्थापिका के बारे में जाना था और समझा था कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से कार्य करती है। आज हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका का संगठन, कार्य, उसकी प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं कार्यपालिकाएं, और कैसे अपने कार्यों को ये संपन्न करती हैं। कि सरकार का जो दूसरा अति महत्वपूर्ण अंग है वो कार्यपालिका है। सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत अधिक रहा है। वर्तमान समय की लोकतंत्रीय व्यवस्था में कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत कम ही गया है। फिर भी शासन के इस अंग की कार्यक्षमता जितनी समझी जाती है उससे बहुत अधिक होती है। जितना ये दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ये पाया जाता है। व्यवस्थापन विभाग द्वारा पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है, और न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का ही होता है। डॉक्टर फाइनर ने ठीक ही कहा है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। कोरी ने भी इसके अंग को महत्व को समझाते हुए स्पष्ट किया है और कहा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र हैं। कार्यपालिका क्या होती है और इसका अर्थ क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसे कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणित करना और उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। कार्यपालिका के मुख्यतः दो भाग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी लोक सेवाएं। इस प्रकार से कार्यपालिका के अपने अंग हैं और इसके प्रशासनिक कार्य भी हैं। कार्यपालिका के बारे में यह जानने से पहले कि कार्यपालिका क्या कार्य करती है और कैसे कार्यों का निष्पादन करती है, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं विश्व के अंदर पाई जाते हैं। इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसका विचार किया जा सकता है। प्रचलित जो कार्यपालिका है उसके विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में हम इस प्रकार विवेचन कर सकते हैं। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त की गई हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जाए। अर्थात उसे अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन वह उनका प्रयोग अपने विवेक के आधार पर या अपने आधार पर नहीं कर सकता है। वह शक्तियों का प्रयोग किसी और के आधार पर करता है। व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान राज्य करता है, शासन नहीं करता है। इसके उदाहरण इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति है, जो कि वास्तव में नाम मात्र की कार्यपालिका के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो कि प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं, व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद इस प्रकार की वास्तविक कार्यपालिका के ही श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसके अलावा एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर निर्णयात्मक और अंतिम रूप में कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। शासन प्रबंधन की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य ही किया जाता है, किंतु अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड व भारत आदि संसदीय शासनों की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा है वो है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का अर्थ ये है कि उसके अंतर्गत अंतिम रूप से जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो एक व्यक्ति में नहीं तो नहीं होती हैं, बल्कि कुछ व्यक्तियों में निहित होती हैं। प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिकाएं प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में भी सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की कार्यपालिकाएं प्रचलित हैं। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय
परिषद में निवास करती है। इस परिषद का ही एक सदस्य वरिष्ठता के क्रम से 1 वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से एकल और बहुल कार्यपालिकाएं हैं। बहुल कार्यपालिका के अनेक गुण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के निरंकुश होने की आशंका नहीं रहती है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। न शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, वह शासन में अधिक कुशल भी कही जा सकती है। ये गुण भी उसी समय प्राप्त हो सकते हैं जबकि कार्यपालिका के संगठन में एकता हो। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि 2 अच्छे सेनापतियों की अपेक्षा एक बुरा सेनापति ही श्रेष्ठ होता है। जहाँ तक दोनों ही व्यवहारिकता का प्रश्न है, केवल पूर्व सोवियत संघ तथा स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है, बाकी और कहीं पर भी बहुल कार्यपालिका को नहीं अपनाया गया है। इसका कारण ये है कि स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की सफलता का कारण उस देश की श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उनकी कार्य करने का तरीका है, उनके वातावरण का विशेष उपज है। वस्तुतः एक देश की सफलता के आधार पर बहुल कार्यपालिका को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। इसीलिए व्यवहार में अब विश्व के अंदर एकल कार्यपालिका को ही मान्यता प्राप्त है और एकल कार्यपालिका ही विश्व में विद्यमान है। इसके अलावा संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका 2 और इसके प्रकार हैं। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्व गठबंधन रहता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसके नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों और व्यवस्थापिका प्रशासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में इसी प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियां बटी रहती हैं और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियां राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य का संवैधानिक व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का कार्य संचालन करता है और राष्ट्रपति अथवा मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा गुण है वो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ सहयोग, और इसका दोष ये है कि प्रशासन में अस्थिरता होती है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे बड़ा गुण स्थायित्व और दोष व्यवस्थापिका के साथ सहयोग का अभाव। अनुत्तरदायी दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका लोकतंत्र की धारणा के अधिक निकट है। इसका एक और रूप विश्व में पाया जाता है और वो है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है। इस पद्धति को पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका प्रचलित है। तो इस प्रकार से विश्व के अंदर बहुत ही विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाओं में काम करती हैं। और कार्यपालिका सरकार का संपूर्ण और महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा शासन की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाता है।